उत्तर प्रदेश के पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का यह वीडियो यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, यूपी एसआई और यूपी पीटी जैसी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी का पहला अनुपूरक बजट 2024 से 25। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 से 25 के लिए 12,209 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें नई योजनाओं के लिए 319.95 करोड़ का आवंटन शामिल है। अनुपूरक बजट का आकार राज्य के वार्षिक बजट 7.36 लाख करोड़ का लगभग 1.66% है, जो 5 फरवरी को पेश किया गया था। आपको बता दें, अनुपूरक बजट तब पेश किया जाता है जब चल रही योजनाओं के लिए धनराशि अपर्याप्त होती है और वार्षिक बजट में नियोजित न की गई मदों के लिए धनराशि निर्धारित की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश एससीआर के गठन से संबंधित विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। यूपी एससीआर में कुल 6 जिले होंगे, जिनमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिले को शामिल किया गया है। नई सोशल मीडिया नीति। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक नई सोशल मीडिया नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित सभी प्लेटफॉर्मों पर सामग्री को रेगुलेट करना है। इस नीति के अनुसार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूपी गवर्नमेंट की स्कीम और प्रोग्राम्स को शेयर करके प्रति माह 8 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर के लिए अधिकतम भुगतान 2 से 5 लाख रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है, जबकि राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करने पर 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। यूपी ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 के मुताबिक धोखाधड़ी या जबरन धर्म परिवर्तन के लिए आजीवन कारावास की सजा तय की गई है। साथ ही धोखे से विवाह या धर्मांतरण के लिए तस्करी को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इन अपराधों के लिए 20 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश ने 2028 तक पर्यटन में 5 गुना वृद्धि का रखा लक्ष्य। साथ ही इसमें 70,000 करोड़ रुपए का सकल मूल्य वर्धित जीवीए हासिल करना और 80 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करना शामिल है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 7.5 वर्षों से परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ा रही है और पर्यटन स्थलों को पुनर्जीवित कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अयोध्या बना आदर्श सौर नगर। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अयोध्या में सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल की है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अयोध्या को आदर्श सौर नगर का प्रतिष्ठित दर्जा दिया गया है। यूपी की अन्य खबरों को देखें तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित होने वाले 50 शिक्षकों में प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर के रविकांत द्विवेदी और प्रतापगढ़ के श्याम प्रकाश मौर्य शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर में हजारों युवाओं को प्रशिक्षित करने और रोजगार देने के लिए एक कौशल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 21 से 40 वर्ष की आयु के निवासियों के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। इसके तहत युवा उद्यमियों को पहली किस्त में 5 लाख रुपए तक और दूसरी किस्त में 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीएसवीए लक्ष्य का 101% हासिल कर लिया है। जीएसवीए एक प्रमुख आर्थिक उत्पादकता मीट्रिक है, जो अर्थव्यवस्था और उसके उत्पादक क्षेत्रों में राज्य के योगदान का मूल्यांकन करता है। अयोध्या बना उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की पहली पसंद। 14 सितंबर को राज्य पर्यटन विभाग ने साल के पहले 6 महीनों में राज्य में आने वाले पर्यटकों के आंकड़े जारी किए। इस साल की पहली छमाही में अयोध्या में करीब 11 करोड़ जबकि वाराणसी के 4.61 करोड़ पर्यटक पहुंचे। यूपी की पहली एयरलाइन शंख एयर जल्द ही अपनी सेवाएं शुरू करेगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली क्षेत्रीय एयरलाइन शंख एयर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। इस एयरलाइन का लक्ष्य लखनऊ और नोएडा को अपने मुख्य केंद्रों के रूप में इस्तेमाल करके राज्यीय और अंतर्राज्यीय हवाई परिवहन को बढ़ाना है।
वर्ष 2024 के अंत तक शंख एयर अपनी उड़ानें शुरू कर सकती है। यूपी में फुटबॉल को मिलेगा बढ़ावा। 2 सितंबर को लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में पहली कोलकाता डर्बी आयोजित हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य भर में फुटबॉल के बुनियादी ढांचे और प्रचार को बढ़ाने के लिए राज्य के 18 कमिश्नरेटों में 18 नए फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की। इसके अलावा पूरे राज्य में अधिक टूर्नामेंट की सुविधा के लिए प्रत्येक ब्लॉक में फुटबॉल मैदान विकसित किए जाने की भी घोषणा की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सैनिक स्कूल का उद्घाटन। 7 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर के खाद कारखाना परिसर में 49 एकड़ क्षेत्रफल में बने में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। 176 करोड़ रुपए की राशि से बना यह स्कूल पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहला और पूरे उत्तर प्रदेश में 5वां सैनिक स्कूल है। 23 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्कूल की नींव रखी थी। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 का हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का दूसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उत्पादों, सेवाओं, संस्कृति और व्यंजनों का प्रदर्शन करना है। उत्तर प्रदेश में एशियाई किंग वल्चर या लाल सिर वाले गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र शुरू। 6 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज जिले के भारी वैसी कैंपियरगंज रेंज में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें 20 गुणा 30 फीट की पक्षीशाला है। यह केंद्र गिद्धों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेगा तथा उन्हें जंगल में पुनः स्थापित करने के लिए तैयार करेगा। सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ। सोनभद्र पुलिस लाइन पूर्वांचल में ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पुलिस लाइन बनी। यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश के स्मार्ट पुलिसिंग विजन का समर्थन करती है। इसका उद्देश्य पुलिस की प्रभावशीलता को बढ़ाना, कानून और व्यवस्था को मजबूत करना तथा अधिकारियों और कर्मियों के लिए स्थितियों में सुधार करना है। वाराणसी, उत्तर प्रदेश में बनेगा वैदिक थींड़ी संग्रहालय। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में एक वैदिक थींड़ी संग्रहालय का निर्माण कराएगी। यह संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 शहरों नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने के लिए $4 अरब का निवेश करने की योजना बनाई है। इसके तहत नोएडा IT हब, लखनऊ AI और मशीन लर्निंग हब, कानपुर ड्रोन और रोबोटिक्स सेंटर एवं वाराणसी और प्रयागराज इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास के सेंटर बनेंगे। यूपी की अन्य खबरों को देखें तो उत्तर प्रदेश ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 से 13 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेज़बानी की। 5 सितंबर को भारत सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने उत्तर प्रदेश को बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2022 के तहत टॉप अचीवर स्टेट के अवार्ड से सम्मानित किया है। सितंबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ 97.7% 51,656 मामले कुल 13 राज्यों में दर्ज किए गए, जिनमें से सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में 12,287 या 23.78% दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षित डेटा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए 30,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ साथ नोएडा के पास डेटा सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। सितंबर माह में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 1960 के दशक में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 5 राज्यों का आर्थिक प्रभुत्व था, जिसमें अविभाजित उत्तर प्रदेश इन राज्यों में सर्वाधिक 14.4% का योगदान देता था।
12 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अटल आवासीय विद्यालयों के चरणबद्ध विस्तार की योजना की घोषणा की, जिससे राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 2000 हो जाएगी। वर्तमान में राज्य में 18 अटल आवासीय विद्यालय हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने 8 गीगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए साझेदारी की है। 9 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में शॉपिंग डेस्टिनेशन लाइकली की आधारशिला रखी। इसे वर्ष 2028 तक इंका सेंटर्स द्वारा विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी यात्रा 20 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में कुल 6,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2,870 करोड़ की लागत वाले रनवे के विस्तार और नए टर्मिनल के निर्माण की आधारशिला रखी। उन्होंने खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 210 करोड़ से अधिक के निवेश से वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुनर्विकास के चरण 2 और 3 का भी उद्घाटन किया। अयोध्या दीपोत्सव 2024 अयोध्या में 28 से 30 अक्टूबर 2024 तक 8वां भव्य दीपोत्सव समारोह आयोजित किया गया। इस वर्ष अयोध्या को रिकॉर्ड 25 लाख दियों से रोशन किया गया एवं 1100 वेदाचार्यों ने सरयू आरती की। इस दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में उत्तर प्रदेश सहित 16 राज्यों के कलाकार भी शामिल हुए। साथ ही 6 देशों थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया और नेपाल के कलाकारों ने रामलीला प्रस्तुत की। मार्गदर्शक ऐप यूपीएसआरटीसी ने दिवाली से पहले मार्गदर्शक ऐप लॉन्च किया। यह ऐप निशुल्क रूप से बस ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे यात्री अपने फोन पर यूपीएसआरटीसी की सभी बसों को लाइव ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही यह ऐप यूपी पुलिस इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस से जुड़ा होगा, जो ऐप पर उपलब्ध डिजिटल पैनिक बटन के माध्यम से उपलब्ध होगा। कुंभ शिखर सम्मेलन महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी 18 मंडलों में कुंभ शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। लखनऊ से शुरू हुए इस सम्मेलन का समापन 14 दिसंबर को प्रयागराज में होगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 उत्तर प्रदेश की वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में बढ़ती स्थिति को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 का आयोजन किया गया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को भारत में एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में पेश करना एवं राज्य का लक्ष्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करना है। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में भागीदार देश वियतनाम है। उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने का अभियान 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य को 1 वर्ष के भीतर देश का पहला जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने के लिए अभियान की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत से अधिकतम 25 निर्धनतम परिवारों का चयन किया जाएगा। इसके पश्चात उन निर्धन परिवारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत भोजन, आवास, शिक्षा, वस्त्र, रोजगार के साथ कौशल विकास इत्यादि से लाभान्वित किया जाएगा। महाकुंभ 2025 के लिए नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक होने वाले महाकुंभ के लिए नए बहुरंगी प्रतीक चिन्ह लोगो का अनावरण किया है। इस लोगो में एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश, अक्षयवट वृक्ष और भगवान हनुमान की एक छवि अंकित है। कुंभ 2025 का आदर्श वाक्य सर्व सिद्धिप्रद कुंभ है। सखी निवास छात्रावास अक्टूबर माह में उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत वाराणसी, लखनऊ और नोएडा जैसे शहरों में 18 नए सखी निवास छात्रावास खोले जाने की बात की है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित यह कार्यक्रम कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थलों के पास सुरक्षित, किफायती आवास प्रदान करता है। प्रत्येक छात्रावास में 50 महिलाएं रह सकेंगी और विवाहित महिलाएं बच्चों, बेटियों के लिए 18 वर्ष तक, बेटों के लिए 12 वर्ष तक को अपने साथ रख सकती है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश में मच्छर जनित रोगों, संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत लखनऊ के अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में की गई। ग्रीन अयोध्या फंड 30 अक्टूबर को अयोध्या ने सतत शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन अयोध्या फंड की शुरुआत की।
इस फंड का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल पहल, सतत शहरी नियोजन और हरित अयोध्या बनाने के लिए संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है। यूपी की अन्य खबरों को देखें तो ब्रिटेन के बजाय उत्तर प्रदेश को अपना केंद्र बनाने वाली अग्रणी हथियार कंपनी वेबले अपनी प्राचीन रिवॉल्वर वेबले 455 का निर्माण राज्य में करेगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला देश का पहला राज्य होगा। 22 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का वितरण किया। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार ओडिशा को मिला, जबकि उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। 20 अक्टूबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 3 स्थानों के लिए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया, जिनमें उत्तर प्रदेश का सहारनपुर भी शामिल रहा। भारतीय सेना ने झांसी के बबीना आर्मी फायरिंग रेंज में 17 से 22 अक्टूबर तक आधुनिक तकनीक से लैस शस्त्रों द्वारा युद्धाभ्यास स्वावलंबन शक्ति का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला निवासी पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी की सबसे ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराकर कीर्तिमान स्थापित किया। 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 6 जिलों लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 तलाक पीड़ितों के लिए अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटी गर्ल्स स्कीम योजना शुरू की है, जिसमें सरकार इनको न केवल करियर काउंसलिंग उपलब्ध कराएगी, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगी। 4 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में 2024 से 25 सीजन में खरीफ फसलों के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण का 80% सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस सर्वेक्षण में भाग लेने वाले राज्य के शीर्ष 10 जिलों में जौनपुर अग्रणी रहा, जबकि गाजियाबाद दूसरे स्थान पर रहा। डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर 1 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर से की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में डिजिटल डिवाइड काम करना और प्रत्येक नागरिक तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना राज्य में वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को विश्व बैंक से 2741.53 करोड़ रुपए और कार्बन वित्त पोषण से 1119 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह भारत की पहली एयरशेड आधारित परियोजना है जो राज्य भर में 2 प्रमुख प्रदूषकों PM10 और PM2.5 को संबोधित करेगी। इसकी अवधि 6 वर्ष 2024 से 2025 से 2029 से 2030 होगी, जो एयरशेड आधारित वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रदान करेगी। केन नहर प्रणाली का पुनरुद्धार उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने केन नहर प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए 1191.51 करोड़ रुपए के व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस परियोजना में केन नदी के अतिरिक्त पानी को बेतवा में प्रवाहित करने के लिए दोनों नदियों को एक लिंक चैनल के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव है। दरअसल केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बहुउद्देशीय परियोजना है। FDI के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 4 नवंबर को उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट बैठक में FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इस फैसले से उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद है। इससे इक्विटी, लोन या अन्य स्रोतों से फंडिंग हासिल करने वाली विदेशी कंपनियां भी राज्य में निवेश कर सकेगी। उच्चतर सेवा नियमावली 2024 को मंजूरी नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नई उच्चतर सेवा नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान की है। यह मंजूरी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई है। इसके तहत राज्य भर के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में नियमित आधार पर नियुक्त और स्थायी रूप से तैनात शिक्षक अब 5 वर्ष की पूर्व आवश्यकता के बजाय सिर्फ 3 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्थानांतरण का अनुरोध कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे बीज पार्क। नवंबर माह की गई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार नकदी फसलों के लिए उन्नत बीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए राज्य भर में कई बीज पार्क स्थापित करेगी। इन बीज पार्कों को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा, जो पूरे राज्य में लगभग 1200 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा। ये बीज पार्क राज्य के 5 क्षेत्रों पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई क्षेत्र, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट और टार्क सेमीकंडक्टर द्वारा 2 सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 3,706 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह इकाई छोटे पैनल ड्राइवर आईसी और डिस्प्ले इंटीग्रेटेड सर्किट का उत्पादन करेगी। आकांक्षा हाट 2024। 9 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आकांक्षा हाट 2024 का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। आकांक्षा समिति, जो उत्तर प्रदेश के आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन द्वारा संचालित एक संगठन है, राज्य के 75 जिलों में महिलाओं के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आकांक्षा हाट कार्यक्रम में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य यातायात की समस्याओं को कम करके पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है तथा यात्रियों को टिकट हेतु डिजिटल भुगतान पर 10% रियायत भी प्रदान की जाएगी। ये बसें लखनऊ से अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर के लिए चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय। गोरखपुर जिले में बन रहा प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय वर्ष 2024 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। प्रसिद्ध महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय आयुष से संबंधित सभी चिकित्सा प्रणालियों को कवर करने वाले विभिन्न पारंपरिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करेगा। भारत की पहली नाइट सफारी। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी दिसंबर 2026 तक चालू हो जाएगी। इस सफारी को राजधानी लखनऊ के कुकरेल संरक्षित वन में तैयार किया जाएगा। संभल में हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल में हुई हिंसा की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन शामिल है। देवेंद्र कुमार अरोड़ा इस समिति के अध्यक्ष है। यूपी की अन्य खबरों को देखें तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में संगम और आसपास के क्षेत्रों को महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए अस्थायी रूप से महाकुंभ मेला जिला घोषित किया गया है। इस महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। नवंबर 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे में शामिल करने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश ने 45 लाख से अधिक छात्रों के नामांकन के साथ असाधारण उपलब्धि प्रदर्शित करते हुए वीरगाथा परियोजना 4.0 में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यूपी राज्य सरकार की एजेंसियों ने खरीफ खरीद सीजन 2024 से 25 के तहत 7.28 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय का 18 नवंबर 2024 को निधन हो गया। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और बीएचयू के चांसलर के रूप में भी कार्य किया था। नवंबर 2024 में टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बनने वाले एयरपोर्ट को अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साझेदारी की है। टाटा पावर सौर और पवन ऊर्जा क्षमता और संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। नवंबर माह की गई घोषणा के अनुसार
यूपी सरकार पूरे राज्य में 11 निजी टेक्सटाइल पार्क स्थापित करेगी, जिसमें पहला पार्क शामली जिले में 726 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित किया जाएगा। राज्य में ये निजी टेक्सटाइल पार्क स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देंगे और कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता कम करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के लिए व्यापक आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों के तहत भीष्म क्यूब मोबाइल अस्पताल के संचालन की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 को समर्पित एक आधिकारिक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य महाकुंभ के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करना है। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक के चयन के लिए नई नियमावली बनाई है, जिससे डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बन गया है। महाकुंभ मेला जिला। महाकुंभ 2025 के दौरान बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण हेतु 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के सदर, सौरांव, फूलपुर और करछना तहसील को शामिल करके एक नया जिला महाकुंभ मेला जिला बनाया है। दरअसल कुंभ मेला 2025 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाला है, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाएंगे। महाकुंभ के नए लोगों में एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश, अक्षयवट वृक्ष और भगवान हनुमान की एक छवि अंकित है। कुंभ 2025 का आदर्श वाक्य सर्वसिद्धिप्रद कुंभ है। यूपी सरकार ने 17,865 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। 17 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए 17,865.72 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। यह 17,865 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट फरवरी 2024 में पेश किए गए मूल बजट 7.36 लाख करोड़ रुपए का 2.42% है। इसमें ऊर्जा विभाग के लिए 8,587.27 करोड़ रुपए, वित्त विभाग के लिए 2,438.63 करोड़ रुपए, परिवार कल्याण विभाग के लिए 1,592.28 करोड़ रुपए और पशुपालन विभाग के लिए 1,001 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग के लिए 805 करोड़ रुपए, सूचना विभाग के लिए 505 करोड़ रुपए और प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए 515 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। बल्क ड्रग फार्मा पार्क। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यह पार्क औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया जा रहा है। यह पार्क शुष्क बुंदेलखंड क्षेत्र के 5 गांवों में 1472 एकड़ में फैला है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस पार्क में लगभग 8,000 करोड़ का निवेश किया है और भारत के फार्मा उद्योग में अपनी हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 10 से 12% करने का लक्ष्य रखा है। यह राज्य को दक्षिण एशिया में एक अग्रणी फार्मास्यूटिकल, जेनेरिक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के केंद्र के रूप में उभरने में मदद करेगा। अटल युवा महाकुंभ। 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन एवं कुड़िया घाट पर बनाई गई अटल जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। अटल युवा महाकुंभ में विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और बहराइच के बीच प्रस्तावित पहले डिजिटल हाईवे को केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत NH 927 कॉरिडोर के 101.54 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन में विकसित किया जाएगा। इसका संपर्क लखनऊ, श्रावस्ती एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे 27 और भारत नेपाल सीमा से होगा। इस हाईवे में ऑप्टिकल फाइबर केबल, 24 घंटे 7 दिन नेटवर्क, NPR कैमरे आदि की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आपको बता दें कि NHAI की योजना देश में 10,000 किलोमीटर लंबा डिजिटल हाईवे बनाने की है। इसकी शुरुआत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर से हो चुकी है। डिजिटल वॉरियर्स अभियान।
दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने फेक न्यूज़ और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल वॉरियर्स अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत लोगों को डिजिटल वॉरियर के रूप में पंजीकरण कराया जाएगा। यह पहल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल माध्यमों पर पुलिस की उपस्थिति को और प्रभावी बनाएगी। युवाओं को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करने और उनके नए नए विचारों को जानने के लिए स्कूल और कॉलेजों में साइबर क्लब बनाए जाएंगे एवं साइबर वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। यूपी की अन्य खबरों को देखें तो 13 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकुंभ मेले से पहले प्रयागराज में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग 5,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। दिसंबर 2024 में अयोध्या की राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना के अंतर्गत बनने वाले दौधन बांध से उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले लाभान्वित होंगे। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। दिसंबर 2024 में जारी हुई यूपी राजस्व बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व विवादों को सुलझाने में जौनपुर शीर्ष पर रहा और इसके बाद गाजीपुर और सुल्तानपुर रहे। दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्मी हिंदी लेखिका सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान दिया गया। दिसंबर 2024 में जारी हुई भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वनावरण व वृक्षावरण 23,437.53 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 23,996.72 वर्ग किलोमीटर हो गया है। साथ ही देश में हरित आवरण की वृद्धि के मामले में छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 25 के पहले 8 महीनों में देश भर में 11.70 लाख से अधिक बच्चों की पहचान आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के रूप में की गई है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 7,84,228 बच्चे हैं। उसके बाद झारखंड और असम के बच्चे हैं। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए संपूर्ण देश में 36.8 लाख महिला ITR फाइलरों के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे है। इसके बाद 22.5 लाख के साथ गुजरात और 20.4 लाख के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान है। दिसंबर 2024 में राज्य के संभल जिले के लक्ष्मणगंज इलाके में लगभग 150 साल पुरानी और 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली बावड़ी मिली। यह बावड़ी 250 फीट गहरी है। 9 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना की शुरुआत की। आयुष्मान वय वंदना कार्ड सामाजिक आर्थिक स्थिति से परे 70 साल या इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है। 26 दिसंबर 2024 वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा महाराजगंज जिले की सांची अग्रवाल को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। 12 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली विज्ञान भवन में बरेली के ब्लॉक बिथरी चैनपुर के ग्राम भरतौल को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह 2024 में बाल हितैषी पंचायत की श्रेणी में देश के द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। यूपी ने तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में मणिपुर को 2-1 से हराया। आपको बता दें कि उड़ीसा ने हरियाणा को हराकर 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक लखनऊ में किया गया। इसमें PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने क्रमशः महिला और पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। वहीं महिला युगल का खिताब त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने जीता।
उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार जनवरी और सितंबर 2024 के बीच अयोध्या राज्य का सबसे अधिक भ्रमण किया जाने वाला स्थल बन गया। इसने इस मामले में आगरा को पीछे छोड़ा। 23 दिसंबर 2024 को किसान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विज्ञान केंद्र हमीरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत कुमार को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश ने मनाया अपना 76वां स्थापना दिवस। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया। दरअसल 1950 में इसी दिन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2017 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में घोषित किया था, जिसका प्रस्ताव तत्कालीन राज्यपाल श्री राम नाईक ने रखा था। वर्ष 2025 के लिए इस दिवस की थीम विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश रही। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 24 जनवरी राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर 6 व्यक्तियों को संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया। 6 सम्मानित व्यक्तियों में वाराणसी से कृष्णकांत शुक्ला, वृंदावन से हिमांशु गुप्ता, कानपुर से मनीष वर्मा, बुलंदशहर से सुभाष देशवाल, बहराइच से डॉक्टर जय सिंह एवं बुलंदशहर की महिला उद्यमी कृष्णा यादव शामिल है। प्रत्येक प्राप्तकर्ता को 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश ने गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में जीता सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के अंतर्गत 30 जनवरी 2025 को दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों को पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें राज्य संघ शासित क्षेत्रों की श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने महाकुंभ 2025 झांकी के लिए जीता। इसके बाद दूसरा और तीसरा पुरस्कार क्रमशः त्रिपुरा को खर्ची पूजा के लिए और आंध्र प्रदेश को एटिकोप्पका बोम्मलू हेतु दिया गया। इसके अतिरिक्त लोकप्रिय पसंद श्रेणी के तहत राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेणी में शीर्ष 3 झांकियों के पुरस्कार क्रमशः गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को दिए गए। पद्म पुरस्कार 2025 25 जनवरी को केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों के नामों की घोषणा की। इस वर्ष 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री पुरस्कार हेतु चुना गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 व्यक्तियों साध्वी रतंभरा और श्री राम बहादुर राय को पद्म भूषण पुरस्कार हेतु, जबकि 8 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार हेतु चुना गया। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला निवासी पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को गुकेश डी शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और मनु भाकर शूटिंग के साथ भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि प्रवीण कुमार ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक और 2020 टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता। साथ ही इन्होंने एशियाई पैरा गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक भी जीता है। मां की रसोई पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जनवरी 2025 को मां की रसोई का उद्घाटन किया। इस सामुदायिक रसोई पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती भोजन उपलब्ध कराना है। इस पहल के तहत सिर्फ 9 रुपए में पूरा भोजन उपलब्ध कराया जाता है। नंदी सेवा संस्थान द्वारा प्रबंधित यह रसोई प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में संचालित की जाती है। BSNL ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया IFTV। 23 जनवरी 2025 को BSNL ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में IFTV लॉन्च किया। BSNL ने यह कदम पुडुचेरी में इसके पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद उठाया है। IFTV भारत की पहली फाइबर आधारित इंटरनेट टीवी सेवा है। यह विशेष रूप से BSNL के फाइबर टू द होम ग्राहकों के लिए है। इसमें यूपी ईस्ट के उपयोगकर्ताओं को प्रीमियम चैनलों सहित 500 से अधिक लाइव टीवी चैनल मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। कुंभ मेला 2025 के लिए डिजिटल टिकट बुकिंग। जनवरी 2025 में रेलवे ने कुंभ मेला 2025 के दौरान यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग को डिजिटल बनाने हेतु
स्वयंसेवक क्यूआर स्कैनर युक्त जैकेट पहने रहेंगे, जिससे यात्री क्यूआर कोड को स्कैन कर अनारक्षित टिकट प्रणाली यूटीएस मोबाइल ऐप तक पहुंच सकते हैं। एवं रेलवे ने ट्रेनों की समय सारिणी, गेस्ट हाउस की जानकारी, हेल्पलाइन नंबर आदि जानकारी देने के लिए महाकुंभ रेल सेवा 2025 ऐप और पोर्टल लॉन्च किया। यूपी की अन्य खबरों को देखें तो जनवरी 2025 में लखनऊ उत्तर प्रदेश निवासी भारतीय वायुसेना के अधिकारी शुभांशु शुक्ला को एक्सियम 4 मिशन X4 के लिए पायलट चुना गया। शुभांशु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। जनवरी 2025 में दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र प्रयागराज में बनकर तैयार हुआ। यह 52 फुट लंबा, 52 फुट चौड़ा और 52 फुट ऊंचा है। इसे प्रयागराज में झूसी हवेली के तपोवन आश्रम में स्थापित किया गया है। इस यंत्र को 52 दिनों में 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। 22 जनवरी 2025 को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इलाहाबाद संग्रहालय में भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी लघु चित्रकला पर आधारित है। 28 जनवरी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में जन्मी प्रख्यात हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी हेतु 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने 50,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने और 1 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित करने हेतु नई एयरोस्पेस और रक्षा इकाई नीति को मंजूरी प्रदान की। जनवरी 2025 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने वाराणसी में अपना 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया। इस प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। जनवरी 2025 में वाराणसी उत्तर प्रदेश की प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव को मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया। 1 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी भुवनेश कुमार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। जनवरी 2025 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में देश में सबसे अधिक अस्पताल पंजीकरण हासिल किया। आपको बता दें कि राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल 5,834 अस्पताल संचालित है, जिनमें से 2,949 सरकारी, 2,885 निजी अस्पताल हैं। इसके अतिरिक्त 10 दिसंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश ने 7.43 करोड़ पात्र व्यक्तियों में से 5.13 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किए, जो सभी भारतीय राज्यों में सर्वाधिक है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए 2 से 5 जनवरी तक ऑपरेशन तलाश चलाया। अयोध्या में 11 से 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव मनाया गया, जिसमें भव्य मंदिर में रामलला की स्थापना की पहली वर्षगांठ मनाई गई। जनवरी 2025 में महाकुंभ मेले में पहली बार राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की ICU सुविधा से लैस जल एम्बुलेंस गंगा में तैनात की गई, ताकि संगम आने वाले श्रद्धालुओं को जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सहायता मिल सके। 12 जनवरी 2025 को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाकुंभ मेले के नागवासुकी क्षेत्र में भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के केंद्र कलाग्राम का लोकार्पण किया। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2024 में 64 करोड़ 90 लाख पर्यटक आए, जो 2023 में 48 करोड़ 1 लाख थे।